महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर संकट गहराता जा रहा है। लगातार दावे आ रहे हैं शिवसेना और एकनाथ शिंदे के गुट से कि ऐसा वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि जिसकी भी जब सरकार आती है महायुति की तो जो भी नंबर हो मगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। ये झगड़ा हमने पिछले 5 साल भी देखा, जनता ने भी देखा। जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया और जनता जानना चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, मगर चीज़ें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। इस बीच खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है बीजेपी के आला कमान द्वारा, जहां उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे बहुत ही कम समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें वो क्या कहते हैं इस पर सबकी नज़र रहेगी। और अजीत पवार जो तीसरी पार्टी है इस गठबंधन में, उनका क्या रुख रहा है अभी तक वो सबके सामने है ही कि वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री को लेकर जो संकट गहरा रहा है इस पर हम बात करेंगे। क्या कुछ चल रहा है अभी महाराष्ट्र को लेकर, हमारे साथ बात करने को हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी होंगे। कुबूल जी, हमने देखा कि 5 साल पहले 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना को एक मैंडेट मिला कि आप सरकार बनाइए, तो वहाँ पर बात फंस गई मुख्यमंत्री पद को लेकर, जहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनसे वादा किया गया था कि आप मुख्यमंत्री होंगे, 2.5 साल का फॉर्मूला रहेगा, 2.5 साल बीजेपी 2.5 साल शिवसेना। मगर इसका सम्मान नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई भी वादा हमने नहीं किया था। जिसके बाद फिर आपने देखा कि 3 सरकारें रहीं। पहले अजीत पवार के साथ 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस बने, फिर उद्धव ठाकरे बने महाविकास आघाड़ी के साथ, जहां पे शरद पवार और कांग्रेस उनके साथ थी। और उसके बाद अंतिम के 2.5 साल करीब हमने देखा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार डिप्टी सीएम रहे। तो 3 सरकारें लोगों ने देख ली, उसके बाद एक मैंडेट दिया। अब फिर से आकर बात वहीं पर फंस गई है। चुनाव पहले हम देख रहे थे कि 6 के 6 दल जो प्रमुख दल हैं महाराष्ट्र में, सब में से सबकी यही इच्छा थी कि हमारा मुख्यमंत्री हो। अब झगड़ा 3 के बीच है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो 2 के बीच है। एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं और बीजेपी चाहती है कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, और इतना उन्होंने पिछले समय त्याग किया है पिछले 5 साल में, तो उनको इस बार मौका मिलना चाहिए। 132 सीटें जैसा मैंडेट लाया है, 145 बहुमत के लिए चाहिए होता है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उस बीच जो एक बयान आ गया है संजय सिरसाट जो विधायक है एकनाथ शिंदे गुट का, उनका बयान बड़ा मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमसे वादा था। महाराष्ट्र की सियासत फिर वही उसी जगह पे खड़ी हो गई जहां 5 साल पहले खड़ी थी। आप देखें, 5 साल पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। दोनों को प्रचंड बहुमत आया था, लेकिन नतीजे आने के बाद सीएम की कुर्सी को लेकर किस तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे का उस वक्त कहना था कि उन्होंने जो है 2.5 साल का जो फार्मूला दिया था सीएम बनने का, कि 2.5 साल पहले शिवसेना का सीएम रहेगा और 2.5 साल फिर बीजेपी का सीएम रहेगा। आज अपने उस वादे से मुकर रही है। तो बीजेपी कहती रही कि ऐसा कोई वादा उनके साथ नहीं किया गया और कभी नहीं किया गया, ना ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है। लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनको जो है एक कदम बढ़ा रही है, और ये महाराष्ट्र के जो जनादेश मिला है उस जनादेश का अपमान उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इस बार भी क्या वही स्थिति फिर बन गई है। वैसी ही भाषा, जो भाषा उद्धव ठाकरे आज से 5 साल पहले या शिवसेना के उस वक्त के जो लोग बोल रहे थे, आज वही बात जो है मौजूदा जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे हैं, उनके गुट के नेता संजय सिराट की बातों से साफ दिखा है कि वैसी बातें वही वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव नतीजे कुछ भी आएंगे, सीएम आपका होगा। उसमें एक फार्मूला वो बता रहे हैं कि वो फार्मूला ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने कहा था कि हम ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें, लेकिन अगर हमें बहुमत आता है, महायुति को बहुमत आता है, तो शिंदे ही सीएम रहेंगे। लेकिन आज जो है, क्योंकि नतीजे आने के बाद अब उनका नज़रिया बदल रहा है। उनका बताने की कोशिश है कि बीजेपी जो वादा किए थी अब उससे मुकर रही है। बिल्कुल। अब जनता के मन में मुझे लगता है सवाल यही उठ रहा होगा कि एक वादे ने 2019 में सरकार बनने नहीं दी और तमाम खींचतान देखी 5 साल लोगों ने, तो क्या एक वादा इस बार फिर ऐसा कोई संकट पैदा करेगा? क्योंकि जनता के बीच इस बात को लेकर गुस्सा था। मैं महाराष्ट्र में घूम रहा था, जो पिछले 5 साल स्थिरता रही, 3 मुख्यमंत्री देखने पड़े, उसको देखकर लोग खुश नहीं थे। मुझे लगता है इसीलिए एक क्लियर मैंडेट मिला भी कि महायुति सरकार आई इतने बड़े मैंडेट से, और उसके बाद भी अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता को ये अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए 23 तारीख को रिजल्ट आया और आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गए, अभी मुख्यमंत्री पद पे फैसला नहीं हो पाया। यही वजह से कि देखिए भारतीय जनता पार्टी या जो उस वक्त अगर चुनाव से पहले देखें, ये इनकी महायुति ने किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया था। अमित शाह ने बाकायदा रैली में कहा था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, मीडिया से बात करते हुए भी कहा था कि अभी मौजूदा समय में एकनाथ शिंदे सीएम हैं। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद तीनों पार्टियां बैठेंगी, बैठ के नए सीएम को तय करेंगी।
और निश्चित तौर पे ये बात कही गई थी। उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे का भी बयान आया था संयुक्त रूप से चुनाव से पूर्व। उन्होंने कहा था कि हम सीएम की रेस में नहीं हैं, लेकिन आज वही शिंदे के जो नेता है संजय सिरसाट जो है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने वही बात कही कि जो बात आज से 5 साल पहले उधर बोल रहे थे कि बीजेपी ने एक वादा किया था कि अगर चाहे बीजेपी की सीटें ज़्यादा है, चाहे शिवसेना की या एनसीपी की, लेकिन अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो शिंदे ही सीएम होंगे। लेकिन अब मुकर रहे हैं। इसके पीछे एक वजह यह है, अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से मैंडेट आया है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें इस बार जीत के आई है। 132 सीटें भाजपा को मिली हैं और बीजेपी निश्चित तौर पे अपना सीएम बनाने की कवायद में, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है जो जनादेश मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जिस तरह से, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है बहुत 90 के आसपास स्ट्राइक रेट है, तो आप समझ सकते हैं, जबकि शिंदे का जो स्ट्राइक रेट है वो 67 के आसपास है। उससे बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाया तो 68-69 का स्ट्राइक रेट जो है अजीत पवार का है। अब जो है, क्योंकि इस बार का और 2019 की स्थितियों में थोड़ा सा अंतर है। 2019 की स्थिति में बीजेपी पूरी तरह से शिवसेना पे निर्भर थी। शिवसेना के मतलब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उस समय थी उस पर पूरी तरह से निर्भर थी और उसके बिना वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि बीजेपी के द्वारा या अजीत पवार से जो केमिस्ट्री बनी वो कोशिश की गई, लेकिन जब अजीत पवार जिस उम्मीद के साथ वो गए थे उस समय वो उतने विधायक नहीं ला सके ताकि बीजेपी की सरकार को स्थायी तौर पर जोड़ा रह सके। इसीलिए 80 घंटे के बाद ही जो है उन्होंने मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से अजीत पवार ने और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस बार के नतीजे आप देखें तो इस बार जिस तरह से 231 सीटें महायुति को मिली हैं, 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, 288 में से 145 सीटें चाहिए जो है गठबंधन के लिए। इस लिहाज से देखा जाए तो 13 से 14 सीटों की अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है अपने दम पे, मतलब किसी के सपोर्ट नहीं। तो इस स्थिति में उसमें अच्छे खासे 11 निर्दलीय विधायक भी हैं, कुछ अन्य विधायक हैं। मैं मान लिया कि समाजवादी पार्टी, एमआईएम जैसे और लेफ्ट जैसी पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से अजीत पवार ने दांव चला है वो बहुत अहम है। अजीत पवार का स्टैंड जो कि मीडिया के सूत्रों से आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का खुलकर समर्थन कर रहे हैं कि आप भैया सरकार बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनिए। मुझे लगता है इसके पीछे एक तो गेम यही होगा कि एकनाथ शिंदे, जिसको वो मुझे लगता है जिनको अपना वो बराबर का मानते होंगे, कि वो नीचे आ जाएं, देवेंद्र फडणवीस की सरकार रहेगी तो मेरे लिए बार्गेनिंग के मौके ज़्यादा हो जाएंगे। और उनका समर्थन मुझे लगता है इसलिए कर भी रहे हैं कि ताकि उनकी स्थिति ठीक रहे सरकार में। देखिए, अजीत पवार ये बात समझ रहे हैं कि आज की तारीख में वो कोशिश भी करते हैं, जो उनका स्थिति है 41 उनका सीटें हैं, वो अगर अलग भी हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है खास तौर से उसको असर नहीं डाल पाएंगे। बिल्कुल, मैं कबूल जी आपको एक मिनट रोकूंगा। हमारे साथी कुमार कुंदन जी जो कि मुंबई में हैं और इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में खींचतान चल रही। कुमार जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक वादा जिसका जिक्र 2019 में आया था, अब एक वैसा ही वादा जिसका जिक्र अब 2024 में आ रहा है 5 साल बाद, कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने का ऐसा वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से जब महायुति की सरकार आती है। क्या कुछ चल रहा है, क्या खींचतान देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से अभी का ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 3 बजे एकनाथ शिंदे अपने घर पे पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ़ी चाहूँगा ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, खास करके जब से इस बात की कयास लगाए जाने लगे कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हों या फिर रामदास अठावले बोल रहे हों। उसके बाद से एकनाथ शिंदे चुप हो गए थे। आमतौर पर काफ़ी मुखर से अपनी बात रखने वाले एकनाथ शिंदे 2 दिनों से मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे थे। आज अचानक से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है 3 बजे, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा डेवलपमेंट है। इन सब के बीच 2 और बातें सुनने में आ रही है। पहली बात ये कि अश्विनी वैष्णव जो प्रभारी मंत्री थे यहाँ के महाराष्ट्र चुनाव के, वो मुंबई उनके आने की बात हो रही है और भूपेंद्र यादव की भी मुंबई आने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि सहयोगी दलों से मिलने मिलाने और बातचीत करने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के वो दोनों हिस्सा होंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर तो कयास चल ही रहा है, लेकिन अपने अपने दावे और वादों के बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो फील्डिंग पूरी तरीके से सजा रही है ताकि पक्ष में, सीएम के पक्ष में कुर्सी उनको मिले।
बिल्कुल, ये संजय सिरसाट का जो मामला है, जो विधायक है एकनाथ शिंदे के गुट के, उनके बयान ने बड़ा मामला इंटरेस्टिंग बना दिया है। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली भी गए हुए हैं, तो उनका बयान और देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली जाना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली आने की संभावना है, अभी तक वो मुंबई से निकले नहीं हैं। लेकिन जहां तक संजय सिरसाट की बात है, तो खुद वो मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री का पद शिवसेना गुट को मिलता है तो संभव है, मैं फिर एक शब्द यूज कर रहा हूं, संभव है एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम ना बने और अपने पार्टी के किसी शख्स को डिप्टी सीएम का पोस्ट दें, ताकि पार्टी में एक मैसेज जाए और उस मैसेज के बाद वो एक और बड़े नेता के तौर पर अपने आप को उभारें। दूसरी तरफ जो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को केंद्र में जगह देने की बात हो रही है, उस बात पे भी पूर्ण विराम लगाया गया है। उनका साफ कहना है, मतलब शिवसेना गुट के सांसदों लोगों का, कि श्रीकांत शिंदे अभी किसी मंत्री पद का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी बताई जा रही थी, कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिप्टी सीएम के पद पे एकनाथ शिंदे खुद हट के अपने बेटे को ला दें। उस पे भी कई सारे लोगों का, और खास करके संजय सिरसाट ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में भी कहा कि एकनाथ शिंदे के पुत्र जो हैं श्रीकांत शिंदे, उनका महाराष्ट्र की राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो केंद्र की ही राजनीति करेंगे। तो इन सब के बीच जो संजय सिरसाट कह रहे हैं, वो उनका स्पष्ट मत है कि पूरे मामले में यह अब तय करना है बीजेपी को कि कौन होगा मुख्यमंत्री, और बीजेपी और शिवसेना और अजित पवार तीनों मिल बैठ के एक बार मुख्यमंत्री के पद की बात करेंगे। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं कि चुनाव के पूर्व इस तरह की बात हुई थी, ये बात उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बोला। ऑन रिकॉर्ड उनका साफ कहना है कि एक कमिटमेंट वर्ड उन्होंने यूज किया। कमिटमेंट का मतलब होता है कि आपका हमारे बीच जो भी कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को बीजेपी पूरा करे। और अगर आप इस कमिटमेंट की बात पे जाएंगे तो आपको याद होगा कि 2019 में भी इसी तरह के कमिटमेंट की बात कर उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो पूरे मामले हैं, उसमें अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन कमिटमेंट और किस तरह की बातों पर आगे बढ़ता है। और 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय के बीच काफी अहम हो गई है। बिल्कुल। कुंदन जी, मैं जानना चाहता हूँ अजीत पवार का क्या स्टैंड है इस बीच, क्योंकि वो पर्दे से गायब हैं, वो उनका कुछ क्लियर अभी नजर नहीं आया है। हालांकि तमाम मीडिया कवरेज, तमाम सूत्रों के हवाले से बात चल रही कि वो देवेंद्र फडणवीस के लिए चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। उनके कैंप की तरफ से किसी से आपकी बात हुई? क्या स्टैंड है एनसीपी अजीत पवार गुट का? देखिए, उनकी पार्टी से छगन भुजबल ने एक तरीके से सिगुफा छोड़ा था। उनका साफ कहना था कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 3 लोग जिनको तय करना है, मतलब 3 पार्टियां जिन्हें तय करना है, उसमें से एक पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आगे बढ़ गई और उनका कहना था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कल शिंदे गुट के नेताओं ने इस बात का खंडन किया। उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तीनों लोग मिलकर तय करेंगे, उसमें छगन भुजबल की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बहुत ही जोर होता है, और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, उस बात को देखते हुए ऐसा लगता है कि फडणवीस के लिए अजीत पवार को कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अजीत पवार फिलहाल सीएम की रेस में है भी नहीं, वो डिप्टी सीएम से ही संतोष कर रहे हैं। और ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय है, जब भी वो होते हैं तो वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखते हैं। तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अजीत पवार की पहली और अंतिम जो चॉइस है, वो जो डिप्टी सीएम उन्हें मिल रहा है उससे वो खुश है, और एक तरीके से वित्त मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहते हैं। और फडणवीस को एक तरीके से वो बैक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें खुशी होगी। अब इन सभी के बीच में शिंदे, जिनका मानना है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पर पूरा महाराष्ट्र की राजनीति की इर्द गिर्द घूमते रही, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने जो सब कुछ किया है, उसको आधार बनाकर, और बाकायदा शिंदे गुट के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार की नसीहत दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा की नसीहत दे रहे हैं कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी ने 80 दिनों के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा से उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। भारतीय जनता पार्टी संख्या बल में बिहार में कम थी, फिर भी उन्हें नीतीश कुमार को आगे किया। तो इस सब तरह की नसीहत और इस तरह के ज्ञान मीडिया में आके दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी है, जिन्हें ऐसा लगता है कि प्रचंड बहुमत मिला है और एक बड़ी संख्या बल उनके साथ है, ऐसे में मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए। और यही वजह है कि उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कुंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इंसाइट्स जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं वो देने के लिए। आप अभी जा रहे हैं
पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने, बिल्कुल दिलचस्प जानकारी मुझे लगता है वहाँ से मिलने वाली है कि क्या उनका स्टैंड है, उनकी पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गुट के जो नेता हैं वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री हों। तो ये देखने वाला होगा कि क्या होता है। वापस कबूल जी के पास आते हैं। कबूल जी, देखिए, अब एक तरीके से हमें एक इंसाइट उन्होंने दे दिया है कुंदन जी ने कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, एकनाथ शिंदे का गुट क्या चाहता है, अजीत पवार का गुट क्या चाहता है। बीजेपी के नेता, जिनसे शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं कि आप बड़ा दिल दिखाइए, बिहार से तुलना कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और अगला चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं, तो क्यों ना एकनाथ शिंदे को यहाँ पर मुख्यमंत्री रहने दिया जाए, जिनके चेहरे पर उनका क्लेम है कि चुनाव लड़ा गया। लाडली बहन योजना को लेकर भी लगातार आप देखिए एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से एक क्लेम किया गया कि वो उनके दिमाग की उपज थी जिसने चुनाव में इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई। तो कहीं ना कहीं गेंद पूरी तरीके से बीजेपी के पाले में है कि वो क्या करते हैं। अजीत पवार तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तैयार हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या 2019 के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो रिपीट होने वाला है या चीज़ें शांत होंगी, मैनेज हो जाएंगी? देखिए, जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके बाद अगर ये कहा जाए कि 2019 जैसी स्थिति होगी तो मुझे नहीं लगता है कि 2019 जैसी स्थिति होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ख़ास तौर से महाराष्ट्र की सियासत ऐसी है, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें सिंधे को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती जी। एक चीज़ उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि मुंबई में पिछले 3 साल से जो है नगर निगम का जो बीएमसी का चुनाव है वो अटका हुआ है, और जिस तरह के नतीजे आए हैं और उद्धव ठाकरे के लिए चिंता का सबब बनी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो उद्धव की पूरी सियासत है वो अब बीएमसी के इर्द गिर्द सिमटी है। महाराष्ट्र में आप देखें, जो उद्धव ठाकरे इस बार विधायकों की संख्या जीत के आई है उसमें आधे विधायक जो है वो मुंबई से है, वो आधे विधायक पूरे मुंबई से, आउट ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई से बाहर 36 सीटों में से 10 सीटें उद्धव ठाकरे ने जीती है। और उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति, उनका पूरा कैडर वो बीएमसी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है, जो नगर निगम का जो पार्षद होते हैं उनके चुनाव में। और इसी वजह से आप देखेंगे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके जो है बीएमसी पे लगातार लंबे समय से कब्जा है। जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत की उसके बावजूद जो है सिंधे जो उद्धव ठाकरे के साथ जो पार्षद थे वो छोड़ के साथ नहीं आए। तो यानी कि एक बात ये मान लीजिए कि बीजेपी के लिए, और दूसरी चीज़ जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसमें एक बात और मुझे लगती है कि बीजेपी निश्चित तौर पे अपना सीएम बनाने का फैसला कर चुकी है। अब बात यह है कि सिंधे को यह खबर दे दी गई है। अब सिंधे की तरफ से जो सिंधे के सबसे करीबी हैं संजय सिरसाट, वो पहले आते हैं। आने के बाद कल की उनके बात सुनिए, कल वो जो कहते हैं और आज जो कहने हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कल वो कहते हैं कि हम बैठ के बात कर लेंगे, तय कर लेंगे कौन है, लेकिन आज वो फ्रंट फुट पे सुबह से आ गए हैं और वो एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया है उस वादे बीजेपी रहे। डिप्टी सीएम का जो पद है वो एकनाथ शिंदे स्वीकार नहीं करेंगे। अब बात आती है कि निश्चित तौर पे, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार समर्थन में खड़े हैं ऐसे में सिंधे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिंधे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि अब सिंधे की कोशिश है कि कितनी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर बढ़ाई जाए। वो अब है कि हालांकि एक बड़ा सवाल है कि सिंधे कहाँ तक बार्गेनिंग कर पाएंगे बीजेपी से। अगर सीएम पद छोड़ते हैं, मैं इतना बता सकता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो मतलब केंद्र की राजनीति में वो नहीं आएंगे। जो उनको 2 ऑफर दिए गए हैं कि यार डिप्टी सीएम एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर केंद्र की राजनीति में आके मंत्री बन जाइए केंद्र में। जो कल जो आप देखें रामदास अठावले ने भी कहा और बीजेपी की तरफ से भी जो बातें आई, सोर्स से खबरें आई, उसमें भी इस बात का लगातार जिक्र है। लेकिन एक बात साफ है कि सिंधे महाराष्ट्र की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में आते ही महाराष्ट्र में जो उनकी पकड़ शिवसेना पे है वो कमजोर पड़ेगी और उनका महाराष्ट्र से बाहर आना यानी केंद्र की राजनीति में आने से उद्धव ठाकरे को एक नई संजीवनी मिल जाएगी। एक बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि अगर डिप्टी सीएम की बात है तो क्या जिस तरह से पिछली बार फडणवीस ने समझौता किया था अपने सीएम से के बनने के बावजूद वो डिप्टी सीएम एक्सेप्ट कर लिए, क्या ये सिंधे एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये बड़ी बात है। उसके लिए मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार समर्थन में खड़े हैं, बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत आसान है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, अच्छी खासी लंबी संख्या हो जाएगी। मतलब मैं कहता हूं अगर हम माइनस कर देते हैं सिंधे को, इसके बावजूद भी 40-45 विधायक उनके एक्स्ट्रा रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं। एक चीज। दूसरी तरफ यह है कि सिंधे के साथ भी कुछ जीत के आए हैं तो उसमें बीजेपी के नेता हैं, 2-4 नेता हैं जो हो सकता है सानुरूप सेना है लेकिन वो इंटरनल सपोर्ट कर सकते हैं और बगावत भी कर सकते हैं। तो ऐसे में संख्या उनकी कम हो सकती है। एक दूसरी चीज ये है कि सिंधे इस वक्त बहुत कसमकस की स्थिति में है। क्या वो डिप्टी सीएम,
क्योंकि वो फडणवीस की तरह पार्टी की विचारधारा या पार्टी के किसी लीडरशिप के नेतृत्व में बंधे हुए नहीं हैं। यहाँ खुद ही मुखिया हैं, खुद ही चेहरा हैं, खुद ही सब कुछ है, तो यहाँ खुद उनको तय करना है। यहाँ फडणवीस के साथ ये था, जो शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया उसको एक्सेप्ट करना, पार्टी लाइन से बाहर जाना उनके लिए मुश्किल था। तो मुझे लगता है उस वक्त फडणवीस ने इस तरह समझौता कर लिया था, लेकिन अब शिंदे को जो समझौता करना है वो उनको खुद करना है। तो एक चीज़, अब वो बार्गेनिंग चाहते हैं, तो बार्गेनिंग कहाँ तक जा सकती है सौरभ भाई, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो तीनों पार्टियां महायुति की सरकार बनी है, उसके काम का जो एजेंडा बनेगा उसकी एक लिए कमेटी बन सकती है। उसकी हो सकता है लीडरशिप के तौर पे शिंदे डिप्टी सीएम के पद पे रहते हुए कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रालय ले सकते हैं। कुछ केंद्र में अपने शिवसेनाओं के गुस्से को शांत करने के बहाना बना के वो कुछ केंद्र में 1-2 मंत्री का पद ज़्यादा चाहते हैं। वहाँ भी जो सीट मंत्री का फार्मूला बनेगा उसमें भी वो 2-4-5 सीटें अपने और नेताओं को मंत्री बना के, जो अभी ये कहा जा रहा है 10 से 11 मंत्री जो उद्धव ठाकरे के शिंदे के बन सकते हैं, उसमें वो बढ़ा के 15-16 तक ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की बार्गेनिंग हो सकती है। फाइनल डील क्या रहेगी और एकनाथ शिंदे किस डील पर मानते हैं? क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं? अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो उसमें चीज़ें क्लियर होंगी। एकनाथ शिंदे गुट, खुद एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जनता ने एक मैंडेट दिया है, एक बड़ा बहुमत दिया है, अप्रत्याशित बहुमत दिया है, जिसकी अपेक्षा बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे थे। इतना बड़ा मैंडेट दिया, यानी क्लियर मैंडेट कि आप सरकार बनाइए 5 साल, महाराष्ट्र का जो भला हो सकता है वो करिए। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता भी चाहेगी कि उनका दिया जनादेश, उसका सम्मान होना चाहिए, उसके सम्मान के साथ ही जल्दी मुख्यमंत्री का नाम सामने आना चाहिए। अब जो भी स्थितियां होती हैं, जो भी नाम सामने आता है, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका क्या सोचना है इस पूरी जो टशन चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर, खींचतान चल रही है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।